अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं विद न्यू चैप्टर नंबर 7 है और इसकी एक्सरसाइज 7.1 है जिसके टॉपिक का नेम है डायगोनलाइजेशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो जो है कंप्लीट होने वाला है डायगोनलाइजेशन पे। डायगोनलाइजेशन क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके सारे स्टेप्स क्या होते हैं, डीपली जो है वो एक्सप्लेन करूँगी। एंड नेक्स्ट मैं आपको बताऊँगी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे पास क्या होते हैं। आपके टॉपिक का नाम जो है वो जस्ट डायगोनलाइजेशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, बट थोड़ा ही डिफरेंस आता है अगर आपके पास अनसिमेट्रिक मैट्रिक्स हों। तो अगर आपके पास अनसिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगे तब आपने क्या करना है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगे तब आपने डायगोनलाइजेशन को कैसे अप्लाई करना है, ये हम कंप्लीट आज देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास सबसे पहले जो डेफिनेशन आ रही है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की आ रही है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें ए ट्रांसपोज इज इक्वल होता है हमारे पास ए के। आई होप आपको पता होगा कि ए ट्रांसपोज हमारे पास क्या होता है। जब भी हम हमारे पास कोई मैट्रिक्स हो, 2x2 का हो, 3x3 का हो, वटएवर, हम उसके रोज जो होते हैं उसको कॉलम्स की फॉर्म में चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास होता है ए ट्रांसपोज। जब भी हम ए ट्रांसपोज लें और फिर वो इक्वल आ जाए ए के, तो हम उसे कहते हैं कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और अनसिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, जब भी हम ए का ट्रांसपोज लें तो वो इक्वल ना आए ए के, उसे हम कहते हैं अनसिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ पर हमें कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। फर्स्ट मैट्रिक्स है मेरे पास 1 0 0 एंड -3। अगर हम इसकी ये जो रो है इसको कॉलम की फॉर्म में चेंज करना चाहें तो यहाँ पे बन जाएगा 1 एंड 0, एंड सेकेंड रो को कॉलम की फॉर्म में चेंज करें तो वो बन जाएगा 0 एंड -3। तो आप देखें इनके दरमियान भी कोई डिफरेंस नहीं है, ये ऑलरेडी सेम आ चुके हैं। इसका मतलब है कि ये हमारे पास एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसी तरह आपके पास 3x3 का मैट्रिक्स हो, 4x4 का हो, आप जो है ट्रांसपोज इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें दी गई है एग्जांपल नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। जैसे ये वाला हमारे पास मैट्रिक्स है 1 -3 3 एंड 0। इसका अगर मैं ट्रांसपोज दूँ, इसकी रोज को जो है वो कॉलम्स में चेंज करूँ तो मेरे पास बनेगा 1 -3 3 एंड 0। तो आप देखें यहाँ पर जो है माइनस का चेंज आ रहा है। चाहे माइनस का ही चेंज हो बट ये इक्वल नहीं आ रहा है तो हम कहेंगे कि ये नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हम अपने मेन जो टॉपिक है डायगोनलाइजेशन, हम उसकी तरफ चलते हैं। हम देखेंगे कि डायगोनलाइजेशन हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं अगर हमारे पास ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिए गए हैं। लेट्स स्टार्ट। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, एक मैट्रिक्स दिया गया है 3x3 का मैट्रिक्स है। हमने इस पर डायगोनलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो अप्लाई करना है। डायगोनलाइजेशन के लिए आपको कुछ स्टेप्स जो हैं वो याद रखने हैं। ठीक है, उसके बाद वो स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं और डायगोनलाइजेशन जो है वो बहुत इजीली जो है कैलकुलेट हो जाएगी। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि डायगोनलाइजेशन करने से पहले आपको आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स फाइंड करना, ये सब आना चाहिए। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो आप पहले प्लेलिस्ट से वो एक्सेस कर लें। यहाँ पर आप देखिए हमें सबसे पहले एक मैट्रिक्स दिया गया है 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 एंड 3। अब हमने इस पे डायगोनलाइजेशन अप्लाई करनी है। तो इसके लिए पहला जो स्टेप है वो मैट्रिक्स ए को करैक्टरिस्टिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। करैक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, कैसे कैलकुलेट करनी है, वो हम देख लेते हैं। आपने जो है वो परेशान नहीं हो जाना। एंड देन हमने फाइंड करना है आइगन वैल्यूज। आइगन वैल्यूज को यूज करते हुए हम आइगन वेक्टर्स फाइंड करेंगे और फिर आइगन वेक्टर्स से हम मॉडल मैट्रिक्स बनाएंगे और फिर यहाँ से हमारी जो लास्ट आएगी डायगोनलाइजेशन आएगी। बेसिकली हमारे पास जो डायगोनलाइजेशन होती है उसका फार्मूला होता है D = T ट्रांसपोज ऑफ A P। जी, बस इस फार्मूले को यूज करने के लिए हमें ये सारे प्रोसेस करने पड़ेंगे और इतना लेंथी जो है एक प्रोसीजर करना पड़ेगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसमें जो हम करैक्टरिस्टिक इक्वेशन से आइगन वैल्यूज निकालेंगे, दो मैट्रिक्स को हमने माइनस करना होगा, जैसे ये है, मल्टीप्लाई करना होगा। इसके लिए ये हम कैलकुलेटर से कैसे कर सकते हैं, इसकी वीडियो भी मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। क्योंकि ये काफ़ी लेंथी प्रोसेस हो जाता है तो फिर हम मैनुअली सारा काम करें वो काफ़ी लेंथी हो जाता है, टाइम टेकन होता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप वो वाली वीडियोस भी देखें, कैलकुलेटर के ज़रिए से आइगन वैल्यूज़ निकालना और फिर मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, वो आप वहाँ से देख लें। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास मैट्रिक्स है, हमने उससे क्या बनानी है, करैक्टरिस्टिक इक्वेशन बनानी है। करैक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाने के लिए हमारे पास ये वाली फॉर्म होती है, a - λi = 0।
मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपने जो आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर कैसे प्रोड्यूस होते हैं वो आप देख चुके होंगे, क्योंकि उसके बगैर आपको ये डिफ़िकल्ट लगेगा। तो आप यहाँ पर देखें, हमारे पास करेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करने के लिए ये फार्मूला होता है a माइनस लैम्डा आई इज़ इक्वल टू 0। जब मैं ये जो मैट्रिक्स A दिया गया था इसमें से लैम्डा आई को माइनस करूँगी, लैम्डा आई वाले मैट्रिक्स को जब माइनस करूँगी तो मेरे पास ये वाला मैट्रिक्स आ जाएगा। आई होप आपको पता होगा कि जस्ट डायगोनल में से माइनस हो जाएंगे लैम्डा, ठीक है। जब डायगोनल में से, यह बात याद रखिएगा कि जब भी आपको लैम्डा आई करना हो तो लैम्डा आई का क्या मतलब है कि आप एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लें। आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस ऑर्डर का लेना है? जिस ऑर्डर का हमारे पास ये ए मैट्रिक्स होगा। तो आप देखेंगे हमारे पास 3×3 का मैट्रिक्स है, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हम 3×3 मैट्रिक्स का 3×3 ऑर्डर का लेंगे। 3×3 ऑर्डर का लेने के बाद आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है लैम्डा के साथ। तो ये बात जो है वो कॉमन बात है कि जब हम इसको लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे तो बाकी जगहों पे तो 0 है, जस्ट डायगोनल में ही हमारे पास लैम्डा आ जाएगा। जब यहाँ पे लैम्डा आ जाएगा और जब हम माइनस करेंगे इसको a के साथ तो आपको पता है कि जस्ट डायगोनल में ही चेंज आएगा, डायगोनल की जो भी एंट्रीज होंगी वहाँ पर लैम्डा आ जाएगा। सॉरी, ये यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर लैम्डा है, ठीक है। 3 माइनस लैम्डा यहाँ पर करने के बाद अब हमने करेक्टरिस्टिक इक्वेशन यहाँ से कैसे आनी है वो हम देखते हैं। अब हमारे पास एक मेथड होता है करेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैलकुलेट करने का, जिसमें क्या करना होता है, जब ये वाली फॉर्म आ जाती है a माइनस लैम्डा आई, तो हमने क्या करना होता है, इसके जो भी मैट्रिक्स आता है उसका डिटर्मिनेंट लेना होता है इस मैट्रिक्स का। तो आपको पता है कि इसका डिटर्मिनेंट लेना जो है वो काफ़ी थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि ये 3×3 का मैट्रिक्स है। अगर 2×2 का हो तो इजी हो जाता है, लेकिन ये 3×3 का है तो इसके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसके लिए हम एक इजी ट्रिक यूज़ करते हैं, जो ट्रिक ये है कि आपने क्या करना है, लैम्डा क्यूब के लिए हमेशा लैम्डा क्यूब वैसे ही लिख लेना है, ठीक है। और लैम्डा स्क्वायर के लिए, इसके लिए ना प्लस माइनस का जो ऑर्डर होगा वो ऐसे होगा, फर्स्ट पॉजिटिव देन नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव। 4 चीज़ें होंगी, लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा क्यूब, लैम्डा स्क्वायर, सिंपल लैम्डा एंड जो लास्ट पे वैसे सिंपल वैल्यू आती है। अब हमने ये जो ऑर्डर होता है लैम्डा क्यूब, लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा 32, अब इन मतलब ये 32 कैसे कैलकुलेट होना है, 36 लैम्डा है ये कैसे पता चलेगा, 12 लैम्डा स्क्वायर है ये कैसे पता चलेगा। लैम्डा के क्यूब का जो है वो तो हमेशा ही जो है वो सिंगल ही होगा, ठीक है। तो लैम्डा क्यूब आपने एज इट इज़ लिख लेना है। अब लैम्डा स्क्वायर के लिए आपने क्या करना है, ये जो डायगोनल की एंट्रीज हैं, लैम्डा को आपने कैलकुलेट नहीं करना, आपने जस्ट डायगोनल की सिंपल वाली जो वैल्यूज़ हैं, जो आप क्वेश्चन वाले मैट्रिक्स में से भी ले सकते हैं, चाहे तो इसी में से ले लें। तो आप 6, 3 एंड ये वाला 3, जब आप इसे ऐड करेंगे तो आपके पास 12 आ जाएगा। सम ऑफ डायगोनल्स आ जाएंगे, किसके लिए आ जाएंगे, लैम्डा स्क्वायर के लिए। यहाँ पर आप देखें हमारे पास लैम्डा क्यूब भी आ चुका है, लैम्डा स्क्वायर भी आ चुका है। अब हमने देखता है कि लैम्डा के लिए क्या वैल्यू आएगी। तो लैम्डा के लिए जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास होगी, उसके लिए हमें कैलकुलेट करना होगा यहाँ पर M11, M22, M33। M11 किसके इक्वल होगा, आप फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाइड कर दें और जो 2×2 का मैट्रिक्स मिला है उसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख लें जो वैल्यू आएगी। देन आपने क्या करना है, M22 के लिए आप सेकंड रो सेकंड कॉलम को हाइड करेंगे। इसको हाइड करने के बाद जो 2×2 का मैट्रिक्स बचा है उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद यहाँ पे लिख लें। देन इसी तरह थर्ड रो थर्ड कॉलम के लिए भी आप करेंगे, ठीक है। थर्ड रो थर्ड कॉलम को हाइड करने के बाद ये वाले को आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ लिख लें और इसका ऐड करके आपने लिख लेना है यहाँ पर लैम्डा के साथ। अब मैं आपको बता दूं कि आपने लैम्डा के लिए भी वैल्यू आ गई है, लास्ट आपके लिए बचा है यहाँ पर जो सिंपल वैल्यू होती है वो कैसे कैलकुलेट करनी है। तो वो कैलकुलेट करने के लिए आप ए का मॉड ले सकते हैं। ए का मॉड कैसे लेते हैं वो भी हम देख लेते हैं। ए का मॉड लेने के लिए बेसिकली हमें करना ये पड़ता है कि कोई रो जो होती है वो फिक्स कर लेते हैं, ठीक है। आप कोई भी रो कोई कॉलम जो है वो एक फिक्स कर लें। जैसे हम जो है मॉड फाइंड करने लगे यूजिंग फर्स्ट रो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 6 को बाहर निकाल देंगे और फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को जो है वो इग्नोर कर देंगे
और फिर इन वैल्यूज़ को आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। लेकिन आपने ये बात याद रखनी है कि जब मैं आपको बता रही हूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, जैसे M11 M22 के लिए भी मैंने, तो उसकी कैलकुलेशन के लिए भी आपको ये लैम्डा को कंसीडर नहीं करना, ठीक है। ये जो लैम्डा माइनस हो रहा है इसको आपने कुछ भी कंसीडर नहीं करना, आप जस्ट जो सिंपल वैल्यूज़ हैं वो कंसीडर करेंगे। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप जो क्वेश्चन में मैट्रिक्स दिया गया है आप वो वाला यूज़ कर लें, तो आपको जो है वो और इजी लगेगा। अब आपने ए मॉड कैलकुलेट करना है, उसके लिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। लेकिन ये जो 6 है ये बाहर आ जाएगा और फिर आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो अंदर लिख देंगे। फिर आपने क्या करना है, माइनस लगाना है, क्योंकि आपको पता है इसका ऑर्डर जो होता है वो प्लस माइनस एंड प्लस का होता है। तो अब -2 बाहर आएगा, ठीक है। यहाँ पर जब -2 बाहर आएगा तो क्या होगा, फर्स्ट रो, क्योंकि रो जो है वो हम फिक्स कर चुके हैं, रो तो फर्स्ट ही रहेगी लेकिन कॉलम जो है वो चेंज हो जाएगा। अब -2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा और -1 को 2 से जो भी आएगा आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। देन आप ऐड करेंगे और ये जो 2 है थर्ड वाला ये बाहर आ जाएगा। जब ये थर्ड वाला बाहर आ जाएगा तो क्या होगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। फिर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, -2 को -1 के साथ और 3 को 2 के साथ। मल्टीप्लाई करने के बाद आई होप आपको पता होगा कि दरमियान में जो है माइनस का साइन आ रहा होता है। ये जो मैं आपको बता दूं, ए मॉड हम कैलकुलेटर के ज़रिए फाइंड कर सकते हैं। जी, ये जो ए मॉड है ये भी हम कैलकुलेटर के ज़रिए इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आप चाहें तो मेरे चैनल से कैलकुलेटर की जो प्लेलिस्ट है वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं ए मॉड कैलकुलेट करना, ठीक है। आप सिंपल वहाँ से जाके कैलकुलेट करें और यहाँ पर आकर वो वैल्यू लिख दें। अब आप देखें, खुद सोचें कि विद इन फ्यू सेकेंड्स हम लैम्डा क्यूब का हमें ऑलरेडी पता होता है, यहाँ से हम डायगनल्स भी यहाँ से ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। डायगनल्स कैलकुलेट करने के बाद ये जो ए मॉड है इसकी वैल्यू हम कैलकुलेटर से जो है सेकेंड्स में फाइंड कर सकते हैं। और आपने क्या करना है, M11 M22 एंड M33 जो है वो कैलकुलेट करके आपके पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ जाएगी। लेकिन अगर आप दूसरा मेथड यूज़ करते हैं कि आप इसका डिटर्मिनेंट लें तो वो काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकन हो जाता है। तो इतने लेंथी क्वेश्चन के लिए जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है फाइंड करना। फाइनली आप देखें तो हमारे पास जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो भी आ चुकी है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को आपने क्या करना होता है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यूज़ करते हुए आपने आइगन वैल्यूज़ निकालनी होती हैं। आइगन वैल्यूज़ भी हम कैलकुलेटर से फाइंड कर सकते हैं, वो भी मैंने चैनल पे अपलोड किया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इनके लिंक्स भी प्रोवाइड कर दूँ, ठीक है। तो आप वहाँ पर जो है ये इक्वेशन जो है पुट करेंगे कैलकुलेटर में और वहाँ से आप इजीली आइगन वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लेंगे। अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है या आप वहाँ से फाइंड नहीं करना चाहते तो मैं आपको बता दूँ कि आप सिंपल जैसे हम कैलकुलेशन करते हैं किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, डिफरेंट मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। आप यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर सकते हैं या फिर आप सिंपल कॉमन लेके फैक्टराइजेशन करके जैसे भी आप कैलकुलेट करना चाहें या कैलकुलेटर से आप कर सकते हैं। फिर क्या होगा, फाइनली आपके पास आइगन वैल्यूज़ जो है वो आ जाएंगी। अब आपने क्या करना है, आइगन वैल्यूज़ आपके पास आई हैं 3, 8, 2 एंड 2। अब आपने इनके कॉरिस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स फाइंड करने हैं। जितनी आइगन वैल्यूज़ आएंगी उतने ही हमारे पास आइगन वेक्टर्स आएंगे, ठीक है। यहाँ पर आइगन वैल्यूज़ आई हैं 3, तो आइगन वेक्टर्स भी कितने आएंगे, 3 ही आएंगे। सबसे पहले हम x = 8 के लिए आइगन वैल्यूज जो है फाइंड करते हैं। बेसिकली ये x नहीं है, ये लैम्डा है जो कि हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में होता है। अब आप क्या करेंगे, a - λ = 0 ये वाली इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम अपने आइगन वेक्टर्स को कैलकुलेट करेंगे। λ = 1 को यूज़ करते हैं। आप देखेंगे ये जो पीछे हमने ये वाला जो मैट्रिक्स था जब हमने माइनस किया था, ये वाला जो मैट्रिक्स था जिसमें से हमने लैम्डा को माइनस किया था, यहाँ पर लैम्डा आएगा। तो आप देखिएगा कि ये वाला जो मैट्रिक्स है हम इसमें लैम्डा की वैल्यूज़ पुट करेंगे। पहले 8 पुट करेंगे, फिर 2 पुट करेंगे एंड फिर 2 पुट करेंगे। ये एक स्पेशल केस है जिसमें आइगन वैल्यूज़ जो है वो 2 दफ़ा सेम आई हैं हमारे पास, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर पुट करके अपने आइगन वेक्टर्स फाइंड करेंगे। जैसे सबसे पहले हम 8 के लिए सॉल्व करेंगे, लैम्डा = यहाँ पर भी 8 पुट करेंगे, यहाँ पर भी 8 पुट करेंगे और यहाँ पर भी 8 पुट करेंगे। 8 पुट करने के बाद आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो ये आ जाएगी -2 -5 -5, बाकी तो सेम ही रहेंगे। साथ में आपने क्या करना है, x, y एंड z को मल्टीप्लाई कर लेना है।
ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ से x, y एंड z की वैल्यूज़ निकालनी है, क्योंकि आपको आइगन वेक्टर निकालना है। वेक्टर हमारे पास बेसिकली क्या होता है, सिंगल कॉलम, कोई भी सिंगल कॉलम हमारे पास वेक्टर होता है। और आइगन वेक्टर वो होता है जो जब हम लैम्डा को यूज़ करते हुए वेक्टर फाइंड करते हैं तो वो हमारे पास आइगन वेक्टर होता है। ठीक है, तो अब हमने x, y और z की वैल्यूज़ निकालनी है और उसके लिए आपने क्या करना है, इसको रिड्यूस्ड एचेनल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। रिड्यूस्ड एचेनल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे हम, इसके लिए हम डिफरेंट ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें यहाँ पे 1 चाहिए फर्स्ट रो में, यहाँ पे हमें 1 चाहिए, तो आप क्या करेंगे, -1/2 फर्स्ट रो में से डिवाइड कर देंगे। जब आप डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट रो में हमारे पास 1 1 -1 आ जाएगा एंड सेकंड एंड थर्ड रो जो है वो एज इट इज आ जाएगी। ठीक है, इसको कैलकुलेट करने के बाद आपने क्या करना है, 1 के नीचे आपने जीरोस बनाने होते हैं। अब इनको जीरोस बनाने के लिए यहाँ पे -2 है और यहाँ पे 2 है। इनको जीरोस बनाने के लिए बहुत इजी मेथड है कि अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास 0 इजीली आ सकता है। यहाँ पर हम R2 + 2R1 करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएंगे दोनों जगह पर। ये 2 ही ऑपरेशन आपने अप्लाई करने हैं। ठीक है, एक तो आप इन दोनों को ऐड कर लें, इन दोनों को रोज को, तो एक जगह पे आपके पास 0 आ जाएगा और सेकंड जगह पे आप 0 लाने के लिए इसके साथ जो है वो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पर R2 + 2R1 किया गया है, यानी कि R2 में 0 लाने के लिए हमने क्या किया है, इसको R2 को प्लस किया है, क्योंकि यहाँ पे -2 था तो हमने क्या किया है, R1 को 2 से मल्टीप्लाई किया है और फिर इन दोनों को ऐड कर लिया है। उसके बाद हम ये वाला ऑपरेशन अप्लाई करेंगे कि R3 को हम माइनस कर देंगे 2R1 से। देन यहाँ पर 0 गेट करने के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टास्क होगा वो होगा नेक्स्ट डायगोनल एलिमेंट कैलकुलेट करना, वहाँ पे 1 लाना नेक्स्ट डायगोनल पोजीशन पे। एक तो यहाँ पे 1 आ चुका है, नेक्स्ट डायगोनल पोजीशन हमारी ये वाली है। अब हमने यहाँ पे 1 लाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, -3 से R2 को डिवाइड करेंगे। -3 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा वे है वो क्या है, यहाँ पर 1 लाना। इसको, इस वाली रो को भी जब हम -3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब हमारा जो मेन मोटिव है वो ये है कि यहाँ पे 0 करना है, यहाँ पे 0 करना है एंड इन जगहों पे 0 करना है। इन 2 जगहों पे 0 करने के बाद जो हमारे पास x1, x, y एंड z की वैल्यूज आएंगी, डिफरेंट रो ऑपरेशंस अप्लाई करने के बाद वो हमारे पास आइगन वेक्टर होगा। तो यहाँ पे देखें, रिड्यूस्ड एचेनल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ये एचेनल फॉर्म में ही कन्वर्ट किया है अभी, तो क्या हुआ, लास्ट वाली जो रो है वो हमारे पास 0 हो गई है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहीं से अपने वेक्टर्स की वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे यहाँ से इक्वेशन आएगी हमारे पास x + y - z, ये फर्स्ट रो में से आएगी। उसके बाद सेकंड में से हमारे पास आएगी y + z = 0, क्योंकि फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है सेकंड रो का वो 0 हो चुका है और जो थर्ड रो है वो तो 0 ही कंप्लीट आ चुकी है। इसी तरह अब हमने इन्हें आइगन वेक्टर्स की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, इन इक्वेशन को यूज़ करते हुए, तो इन इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम अपना आइगन वेक्टर कैलकुलेट करते हैं, जिसके लिए हमारे पास एक ऑपरेशन होता है जिसका नेम है n-r ऑपरेशन। बेसिकली ये क्या करता है कि हमारे पास n क्या है, ऑर्डर है। ऑर्डर क्या था, 3 ऑर्डर था मैट्रिक्स का, और जो रोज है हमारे पास वो कितनी है, 2 रोज हैं। ठीक है, तो n-r करेंगे, n-r करेंगे। ये बेसिकली हमें बताता है कि हमने कितने जो हैं वेरिएबल लेट करने हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने 3 - 2 किया तो मेरे पास 1 आया है। इसका मतलब है कि मैंने एक वेरिएबल कोई भी लेट करना है, x, y, z में से किसी वेरिएबल को भी किसी दूसरे वेरिएबल के अकॉर्डिंग लेट करना है। तो यहाँ पर मैंने z वाला वेरिएबल यूज़ किया है, जिसको मैंने लेट किया है = t। अब हमारे पास जो ऊपर इक्वेशंस आई थी मैट्रिक्स के बाद x + y - z, इन इक्वेशन में हम पुट करेंगे z की वैल्यू t पुट करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिएगा हमारे पास आ जाएगा सेकंड में से y + t आ जाएगा, y + t = 0। अगर हम इसी को सॉल्व करें तो हमारे पास y का आंसर आता है y = -t। इस -t को अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करें तो यहाँ से हमें आंसर मिल जाएगा x का। यहाँ पर आप देखें
जब हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया -t y की जगह पे, तो हमें x का आंसर मिल गया है 2t। अब हमने क्या करना है, हमने x, y एंड z के कोरिस्पॉन्डिंग उनके आंसर लिख लेने हैं। आपको पता है कि जो वो हमारे पास 0 आ गई थी, ठीक है, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर लेती हूँ। ये देखिए आप, x का आंसर आया था 2t, y का आंसर आया था -t एंड z के लिए हमने क्या किया था, z की जगह पे आप z ही लिख देंगे क्योंकि वो एक फ्री वेरिएबल है। अब आपने क्या करना है, t जो है वो कॉमन ले लेना है। जब आप t कॉमन लेंगे तो यहाँ से आपके पास जो मैट्रिक्स आ जाएगा वो आ जाएगा 2, -1 एंड 1 आ जाएगा। ये हमारे पास फर्स्ट आइगन वेक्टर आया है, जिसको हमने कैलकुलेट किया है यूजिंग आइगन वैल्यू लैम्डा इज इक्वल टू 8। ये हमारे पास फर्स्ट आइगन वेक्टर आया है। इसी मेथड को यूज करते हुए आपने बाकी दो भी आइगन वेक्टर कैलकुलेट करने हैं, जिसमें से हमारे पास जो फर्स्ट है वो है लैम्डा -2, यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू 2। वापिस हम इसी इक्वेशन, ये वाला मैट्रिक्स यूज करेंगे, इसमें लैम्डा की वैल्यू पुट करेंगे जो कि है 2। जब हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स आ जाएगा। अब हमने अगेन क्या करना है, अगेन इसको रिड्यूस्ड एचेडन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। रिड्यूस्ड एचेडन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास x, y, z की वैल्यू आ जाएगी। तो आप यहाँ पे देखिए, हमें यहाँ पे 1 चाहिए होता है फर्स्ट एलिमेंट पे, तो यहाँ पे 4 है, हम पूरी रो को 1/4 से डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, जो कि ये आ चुका है। आने के बाद क्या होगा, अब हमने यहाँ पे जीरोस बनाने हैं, ठीक है। यहाँ पे जीरोस बनाने के लिए हम ये वाले दो रो ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे, जिसमें हम ये करेंगे कि हम दो रोज को पहले ऐड कर लेंगे एक जगह पे, ठीक है। r2 + 2r1 एंड r3 - 2r1। चलें आप ये वाले ऑपरेशंस ही अप्लाई कर लें। आप क्या करें, इस फर्स्ट वाले एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करके तो इसमें माइनस कर दें, सॉरी इसमें ऐड कर दें r2 में, और थर्ड वाले में माइनस कर दें। जब आप ये करेंगे तो आपके पास ये वाली फॉर्म आ जाएगी। अब आप देखिए तो लास्ट वाला जो हमने आइगन वेक्टर फाइंड किया था, हमारे पास एक रो जो है वो 0 आई थी, बट अब हमारे पास 2 रोज 0 आ गई, ठीक है। तो हमने क्या करना है, ये वाली फॉर्म आ गई है, अब हमने इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। इसकी इक्वेशन जो हमारे पास बनती है वो ये वाली इक्वेशन बनती है x - 1/2y + 1/2z। ये वाला ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, NR ऑपरेशन। इसके लिए हमें क्या करना है, ऑर्डर क्या है हमारे पास 3, लेकिन जो रो बची है वो सिर्फ एक बची है, तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे। इसका मतलब है कि हमें 2 वेरिएबल्स जो है वो लेट करने की ज़रूरत है, ठीक है। z आप कोई भी 2 वेरिएबल लेट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप यही वाले लेट करें। यहाँ पे z को लेट कर लिया है इक्वल t के, और y को लेट कर लिया है इक्वल s के, ठीक है। लेट करने के बाद अब हम पुट करते हैं इस इक्वेशन में। जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा x - s/2 डिवाइडेड प्लस t/2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम क्या करते हैं, x का आंसर निकालते हैं, बाकी सारी जो इक्वेशन है वो दूसरी साइड पे चली जाएगी, तो हमारे पास ये वाली फॉर्म आ जाएगी। अब हमने आइगन वेक्टर बनाना है। आइगन वेक्टर बनाने के लिए आपको पता है क्या करना होता है, x, y एंड z लिखेंगे आप। x के सामने उसकी इक्वेशन लिख देंगे, y के सामने y लिख देंगे एंड z के सामने z लिखेंगे। s के सामने आपने s लिख दिया और t के सामने आपने t लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर वैल्यूज पुट करने के बाद अब हमने क्या करना है, t और s जो है वो बारी बारी कॉमन ले लेने हैं। आपको पता ही होगा कि हमेशा हम फ्री वेरिएबल्स जो हैं वो कॉमन लेते हैं। जब t को कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स आ जाएगा, यहाँ से ये जो हमने ऊपर बेस कैलकुलेट की है। देन जो s कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स आ जाएगा। जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आइगन वेक्टर आ जाएगा वो ये आ जाएगा। हमारे पास यहाँ से 2 आइगन वेक्टर्स आ चुके हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, हमारे पास जो स्टेप्स थे उसमें क्या था, सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, फिर आइगन वैल्यू, फिर आइगन वेक्टर। आइगन वेक्टर के बाद क्या करना था, मॉडल मैट्रिक्स बनाना था। तो देखिए आप, आइगन वेक्टर्स तक हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब हम सारे आइगन वेक्टर्स को जो है वो इकट्ठा लिखते हैं। ये हमारी फॉर्म है सारे आइगन वेक्टर्स के लिए, लैम्डा x1 x2 एंड x3। अब मॉडल मैट्रिक्स बनाते हैं। मॉडल मैट्रिक्स में हमें क्या करना है, पहले चेक करना है कि हम जो सॉल्व कर रहे हैं, सोल्यूशन अप्लाई कर रहे हैं, कि क्या वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या फिर
अनसिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपका जो टॉपिक था वो तो जस्ट सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए था, बट आप देख लें कि अनसिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हम क्या रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या करेंगे। ठीक है, तो सिमेट्रिक के लिए हम देख चुके हैं जब भी A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज हो तो वो सिमेट्रिक होता है। आपने क्या करना है, अपना जो मैट्रिक्स गिवन था A उसका आपने ट्रांसपोज लेकर देखना है। अगर तो वो इक्वल आ जाता है A के तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, अदरवाइज वो अनसिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। यहाँ पे ये वाली इक्वेशंस भी बताई गई हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अनसिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए आपने क्या करना है। अनसिमेट्रिक मैट्रिक्स की जब भी बात होगी तो आपने क्या करना है, आपने D इज इक्वल टू P इनवर्स AP करना है। ठीक है, P का इनवर्स लेना है आपने क्या करना है, D हम आप देखेंगे कि आगे D कैसे आएगा, P कैसे आएगा वो हम देखते हैं आगे, लेकिन वो हम कैलकुलेट करना सीखेंगे। लेकिन अगर आपका अनसिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाता है तो D P कैलकुलेट करने के बाद आप ये वाला ऑपरेशन करेंगे, D इज इक्वल टू P इनवर्स AP। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाता है तो उसके लिए हम क्या करेंगे ये हम आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखा है फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए आपने ये करना है कि आपके पास ये जो मॉडल मैट्रिक्स आया है यानी कि इनको एक फॉर्म में लिख लेना है, एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेना है इन बेसिस को। मैट्रिक्स बन जाएगा 2 -1 and 1 -1 0 2 1 2 and 0। ये आपके पास मैट्रिक्स आ गए। अब आपने करना क्या है, पहला फर्स्ट वेक्टर लेना है जो कि आया है V1। आपने V1 की नॉर्म फाइंड करनी है। आपने बेसिकली करना क्या है, V डिवाइडेड बाय V नॉर्म। V नॉर्म कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, ये हमारे पास मेथड है फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर प्लस सेकंड एलिमेंट का स्क्वायर प्लस थर्ड एलिमेंट का स्क्वायर। जब आप इसकी नॉर्म फाइंड कर लेंगे तो जो भी आपके पास नॉर्म आएगी, यहाँ पर आ रही है स्क्वायर रूट 6। ठीक है, नॉर्म आ गई है। अब आपने क्या करना है, जो वेक्टर V है, ये जो है वेक्टर V, इसके साथ डिवाइड कर देना है V की नॉर्म को। जब आप अंदर डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट आपके पास आएगा 2 डिवाइडेड बाय 6 स्क्वायर रूट -1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 6 एंड 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 6। ये आपके पास जस्ट फर्स्ट वेक्टर के लिए है। सेकेंड वेक्टर, थर्ड वेक्टर, तीनों के लिए आपने इस तरह से फाइंड कर लेना है, नॉर्म से डिवाइड कर देना। नॉर्म से डिवाइड करने के बाद आप एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेंगे जो कि हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स होगा। ठीक है, ये मैंने आपको नॉर्म कैलकुलेट भी करना बता दिया है कि आप नॉर्म कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। बाद में आपने क्या करना है, हमारे पास अब लास्ट जो है वो स्टेप्स आ गए हैं जिसमें हमने देखा था कि हमारे पास D इज इक्वल टू P ट्रांसपोज ऑफ AP। आपने देखा था कि जब अनसिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात हो रही होगी तो P का इन्वर्स कैलकुलेट करेंगे, बट अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात हो रही है तो P का ट्रांसपोज होगा। यहाँ पर हम जो है वो इन्वर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं मैट्रिक्स का वो भी मैंने बताया हुआ है कि कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए हम इन्वर्स कैसे इजीली फाइंड कर सकते हैं। आप वो वाली वीडियो भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास D इज इक्वल टू P ट्रांसपोज AP आ चुका है। ठीक है, अब हम कैलकुलेशन करते हैं। ये हमारे पास जो कैलकुलेट होकर वैल्यूज़ आई हैं यानी कि V1, V2, V3 जो हमने फाइंड किए थे और फिर उनकी V को डिवाइड किया था V की नॉर्म के साथ, ये हमारे पास P आया है, ये वाला P। A हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। D हमारे पास क्या होता है वो भी हम देखते हैं। यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले P का ट्रांसपोज ले लेना है। ठीक है, P के ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, A के साथ मल्टीप्लाई करना है। जब हम P के ट्रांसपोज को A के साथ मल्टीप्लाई करेंगे देन हम क्या करेंगे, उस P के ट्रांसपोज A को फिर P के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अभी तो हम P के ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर सिंपल P को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर इसकी मल्टीप्लिकेशन भी कुछ देख लेते हैं। ये वाली रो होगी और ये वाला कॉलम होगा। 2/6 को आप 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा। देन आपने -1/6 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ये था आपके पास फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। अब आपने फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ। 2/√6 को आप -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जो कि आ जाएगा -4 डिवाइडेड बाय √6। इसी तरह आप पूरी रो को इस पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख लेंगे। देन आप इसको इस कॉलम से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख लेंगे।
आई होप आपको दो मैट्रिक्स को जो है वो मल्टीप्लिकेशन आती होगी। अगर आपको दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना टफ लगता है तो आप इसको कैलकुलेटर के ज़रिए से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट फाइनली हमने क्या किया, आप समझ लें कि हमने मल्टीप्लिकेशन कर ली दोनों मैट्रिक्स की। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स आ गया। अब हमने क्या करना था, अब हमने इसे सिंपल p के साथ मल्टीप्लाई करना था। सिंपल p के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यही रो ऑपरेशन होगा कि हम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फिर इसी तरह हम मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे दोनों मैट्रिक्स की। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो है वो एक मैट्रिक्स आ जाएगा। वो जो मैट्रिक्स आ जाएगा वो आपने रख लेना। अब हमने क्या देखिए, अगर आप ये वाली फॉर्म जो हमें दी गई थी क्वेश्चन में, ये है हमारे पास D इज इक्वल टू P ट्रांसपोज A ऑफ P। P ट्रांसपोज भी आ गया, A भी आ गया, P भी आ गया, इनकी मल्टीप्लिकेशन भी आ गई है। अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, D। तो D हमारे पास बेसिकली क्या होता है, जो भी हमारी आइगन वैल्यूज आई होती हैं, आइगन वैल्यूज हमारी आई थी ना 8, 2 एंड 2 हमने कैलकुलेट की थी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से कैलकुलेटर को यूज़ करके। उनको आपने क्या करना है, ये डायगोनल मैट्रिक्स बना लेना है। आपने इसके डायगोनल में ये वाली 3 जो हैं ये वैल्यूज लिखनी है, 8, 2, 2, बाकी आपकी हर जगह पे 0 आएगा, ठीक है। ये होता है हमारे पास D मैट्रिक्स। अब हमारा जो काम है वो तकरीबन फिनिश हो गया है। यहाँ पे आप देखें हमारे पास डायगोनल भी आ चुका है। मल्टीप्लाई करने के बाद ये वाली जो मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस लिखा हुआ है ना, ये वाला प्रोसेस, ये बेसिकली हमारे पास ये वाला प्रोसेस है। ये जो हम पीछे इन दो को मल्टीप्लाई कर रहे थे, इन दो को, इसको आगे जो है वो लिखा गया है बिकॉज जगह नहीं थी, तो D भी हमारे पास आ चुका है। तो हमारे पास जो फॉर्म थी D इज इक्वल टू P ट्रांसपोज ऑफ AP, वो हमारे पास कंप्लीट हो चुकी है। ये है हमारे पास डायगोनलाइजेशन, जो मैंने आपको कंप्लीट बता दिया है अपने इजी मेथड में कि हम डायगोनलाइजेशन कैसे करते हैं, सिमेट्रिक के लिए, अनसिमेट्रिक के लिए, और फिर आइगन वैल्यूज़, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस और आइगन वेक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करना है, इन्वर्स कैसे करना है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि आप कैलकुलेटर के हेल्प से भी कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, हेल्पफुल लगे, तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।